Hello children, today we will do the directive principle of state policy. In our previous video, we have learn about the fundamental duties, fundamental rights, now directive principles. आज हम देखेंगे कि जो नीति निर्देशक हैं वो कौन से हैं और हमें उन्हें कैसे अप्लाई करना है. नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन कॉपरेटेड इन द चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर 4 है उसमें ये मेंशन किया गया है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू गाइड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द पॉलिसी मेकिंग एंड वेरियस पॉलिसी रिलेटेड फील्ड. कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाए फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट में जो भी पॉलिसीज़ हैं वो इनको ध्यान में रख कर ही बनाएं. दीज प्रिंसिपल आर डायरेक्टिव्स. द स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू फुलफिल दैम बट इट इज़ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू कीप दीज प्रिंसिपल इन द सेंटर फॉर फ्रेमिंग एनी पॉलिसी. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बाउंडेड नहीं है, मीन्स उन पर कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है, बट हाँ जब भी वो कोई पॉलिसी बनाए तो इन बातों को, इन निर्देशों को ध्यान में रख कर बनाए. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू सी दैट द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस शुड बी अवेलेबल टू ऑल. सच ए सोशल स्ट्रक्चर शुड बी स्टैब्लिश. ठीक है कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, कि ये ध्यान में रखा जाए कि इकोनॉमिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस सबको एक समान मिल रहा है कि नहीं वो देखें और सोशल स्ट्रक्चर एक बना रहे सोसाइटी में. फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल सर्व एज अ गाइडलाइन. कि ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उनके एम्स को फुलफिल करने के लिए ये ध्यान रखा जाए कि ये गाइडलाइंस एक प्रोवाइड करती है प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, कि आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्यों को, अपने एम्स को आप प्राप्त कर सकते हैं. देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. These fundamental principles do not provide any legal support or legal right. Then also the framing and administrating the laws of states, these are fundamentals. Dr. Baba Saheb Ambedkar to rule the regime, these principles are the foundation. It means an attempt to establish political democracy in our constitution. Political democracy in incomplete without social and economical democracy. तो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा है कि एक सही तरीके से क्या करने के लिए, शासन चलाने के लिए ये जो है प्रिंसिपल्स, ये फाउंडेशन उसका करते हैं. और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो अधूरी है सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी से. यानी एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होना ही पूरा एक सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं. डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंक्लूडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आवर 4th सेक्शन ऑफ अमेंडमेंट. ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंक्लूड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल अपना जो 4th अमेंडमेंट हुआ उसके दौरान. द काइंड of country that we want to create, the kind of society we want to construct, that vision is reflected in these directive policies. अगर जैसे हम देश चाहते हैं, जैसी हम सोसाइटी एक बनाना चाहते हैं, तो ये हमें एक रिफ्लेक्शन देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. The directive principles are actually direction given by the constitution to the union and state government to adopt the such policies that would help to establish an unbiased सोसाइटी इन आवर कंट्री. तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये सेंटर को, यानी स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस तरीके से लॉज बनाने हैं या पॉलिसीज़ बनानी है जिससे कि एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिले सबको. द प्राइमरी एम ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू एस्टैब्लिश अ सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. प्राइमरी एम क्या है, मतलब मेन एम क्या है कि ये सारा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले सबको. दिस प्रिंसिपल आर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आइडियल्स प्रेजेंटेड इन द प्रीएम्बल. दीज प्रिंसिपल आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
These principles do not serve legal right or illegal बेकिंग और इलीगल यूटिलाइजेशन, ठीक है। ना ही आप गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, ना ही गलत तरीके से अपना इसका अधिकार समझ के फॉलो करना है, ठीक है। ये एक डायरेक्शन देते स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को कि आपको किस तरीके से एक सोसाइटी इस्टेब्लिश करनी है अच्छी सी, जिसमें सबको प्रॉपर जस्टिस मिल सके। For proper administration of the state, these principles are challenged. These principles incorporated such right as are required for the overall development of mankind. ठीक है, ये जो प्रिंसिपल हैं एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट है कंट्री का, एक इंसान का, उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। दैट दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन। तो अभी किन किन सेक्शंस में हमें ये गाइडलाइंस प्रोवाइड हो रही हैं वो अलग अलग हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए किसी कंट्री के। फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी देयर आर सर्टन प्रिंसिपल विच आर गिवन बिलो। पहला है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो बननी चाहिए वो इस तरीके से कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्स अमंग ऑल क्लासेस फॉर द वेलफेयर एंड सिटीजन्स। अगर किसी भी कंट्री का या किसी भी स्टेट का जो फंड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वेलफेयर के लिए। ये नहीं कि हायर क्लासेस के लिए ही बस हम सोचे, लोअर क्लासेस का ना सोचे। हर एक कंट्री में, सोसाइटी में हर एक क्लासेस के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। तो हमें सबके बारे में सोचकर वो पॉलिसीज बनानी चाहिए। असेट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्टन ग्रुप और सेक्शन, दिस शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट। अब कोई भी रिसोर्स है डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो वो किसी एक ग्रुप को नहीं दे देना चाहिए, ये स्टेट के थ्रू उसको हैंडल करना चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या ग्रुप के हाथ में दे दो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। अभी मैन और वुमेन है, उनको इक्वल रेम्यूनेशन मिलना चाहिए उनके काम का। ये नहीं कि मैन है उन्होंने 8 घंटे किए तो उनको ज़्यादा और वुमेन है तो कम, इक्वल होना चाहिए। प्रोविजन फॉर गुड हेल्थ एंड लेबरर वर्किंग एट प्लेस शुड बी क्रिएटेड, ठीक है। ऐसा रूल बनाना चाहिए जहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं एक प्रॉपर एनवायरनमेंट उन्हें मिल सके, उनका हेल्थ के बारे में भी देखकर। Because of financial constraints, the man, woman and young children working at unhygienic places or where health matter are restored should not be allowed to happen. अभी कहीं पर भी कोई काम करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके हेल्थ को प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैन हो, वुमन हो या बड़े बच्चे हों। Now, state should promote cooperation in administration of industrial units by laborer। अभी स्टेट को क्या प्रमोट करना है कि जो इंडस्ट्रियल है यूनिट्स, उनके लेबर्स को प्रमोट करना है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूथ अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटीरियल abandonment and to live in a healthy and dignified environment. These principles should be developed by state। अभी यूथ लोगों को, चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए किसी भी फील्ड में कामकाज के, और उनके हेल्थ को प्रॉपर एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हाँ मतलब उनका हेल्थ फर्स्ट है, देन आप वर्क फर्स्ट है। रिलीफ एंड लीव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शुड बी प्रोवाइड टू वुमेन। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और वो उस कंडीशन में भी जॉब कर रही है तो एक वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए कहीं भी वर्किंग प्लेस पर कि वो डिलीवरी कर सके अगर सडन कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो। वर्कर्स इंश्योरेंस, बोनस, मैटरनिटी लीव, ग्रेजुएटी एंड अदर लीगल राइट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द पॉलिसी। वर्कर्स का इंश्योरेंस होना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। मैटरनिटी लीव मीन्स ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम पर या आफ्टर प्रेगनेंसी 6 मंथ 3 मंथ्स का एक मैटरनिटी लीव होता है, वो मिलना चाहिए। ग्रेजुएटी होना चाहिए। ये सारे चीज़ें हैं कि इकोनॉमिकल एक पॉलिसी होनी चाहिए जो भी
ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर काम करने के लिए। To organize agricultural and animal husbandry on modern and scientific lines and prohibit the slaughter of cows and other useful milk producing cattle, a draft should be done for the livestock breed like donkey, buffaloes, cow for halting the shelter। तो अभी एनिमल एग्रीकल्चर सेक्टर में एनिमल हस्बेंड्री ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए किसी भी जानवर को मारा ना जाए, और जो मिल्क प्रोड्यूसिंग है, जो मिल्क देते हैं एनिमल्स, उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाए। और किसी भी मतलब लेदर जो भी है, लेदर हमें एनिमल्स के स्किन से मिलता है, तो हर किसी को ना मारा जाए। नाउ equal legal right to all. States should organize free legal service to the desired citizen who are financially feeble as well as incapable in getting so. एक लीगल राइट होना चाहिए सबके लिए, लीगल सर्विसेज देनी चाहिए। वो सभी लोग जिनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट है या फाइनेंशियल वो कैपेबल हैं या इनकैपेबल हैं। ओके, नाउ प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी। अभी हमने इकोनॉमिकल पॉलिसी देखा, सोशल पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज द शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, educational and economic right to be conferred which should be taken in concern by the state। सभी क्लासेस हमने देख लिए यहाँ पर, जैसे शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है। हर एक कास्ट को, हर एक सेक्शन को इक्वल बैलेंस, एक जस्टिस मिलना चाहिए, फोकस मिलना चाहिए। दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सोशल एक्सप्लोटेशन एंड इनजस्टिस। ठीक है, किसी प्रकार से सामाजिक उनका शोषण ना किया जाए और उनके साथ अन्याय ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी द कंसर्न फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री, thereby dispersing and administrating the justice to all, which should be taken in concern by the states। Steps should be taken for social justice in the matter of marriage, divorce, adoption, juvenile assessed and properties by the state। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और कोई भी इन सारे मैटर्स में हमें ध्यान रखना है कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो रहा हो, मैरिज हो, डाइवोर्स हो, अडॉप्शन हो। The state should make provision for the support and education in matter right to employment, old age, illness and inauspicious situation, poverty etc। इन सारे मैटर्स में प्रोविजंस बनानी चाहिए, जैसे ओल्ड एज है, इलनेस है, इनऑस्पिशियस सिचुएशन है, पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है। इसमें एजुकेशन को एक सपोर्ट मिलना चाहिए। नाउ थर्ड प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज। अभी इंटरनेशनल पॉलिसीज जो हैं, पॉलिटिकल पंचायती राज शुड बी एस्टेब्लिश बाय द स्टेट फॉर विच प्रॉपर लीडरशिप ऑफिसर एंड फाइनेंशियल एड शुड बी प्रोवाइड टू कंडक्ट द वर्क इन फ्री वे। पंचायती राज होता है, ठीक है, सोसाइटी में, स्टेट्स में, और एक प्रॉपर लीडरशिप होने के कारण यहाँ पर एक अच्छा वर्क, लोगों को एटमॉस्फेयर प्रोवाइड हो, इसका ध्यान रखना है ताकि लोग फ्री वे में वर्क कर सके। द स्टेट शुड सेपरेट इट्स सर्विस फ्रॉम कॉर्पोरेट mindedness and it should be in liberty so that the judge can be impartial, fearless and courageous in rendering judgment। ठीक है, कि एक सेपरेट कॉर्पोरेट माइंडनेस होना चाहिए, लोग फ्री होने चाहिए, और जजमेंट जो है वो एक खुले रूप से दिया जाए, किसी को ध्यान में रखकर ना दिया जाए। The state should make attempt to maintain international peace, security, to establish fair relation between nation and increase respect of international law। ठीक है, स्टेट को ऐसा करना चाहिए, ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए कि शांति बनी रहे, सिक्योरिटी रहे, सबकी सुरक्षा रहे और अपना राष्ट्र की भावना लोगों में जगे और उसका सम्मान करे। तो ये हो गए तीन अपने प्रिंसिपल्स। नाउ फोर्थ है, a fourth one, principle related to education and cultural policies। Free and compulsory education for the children in the age group 6 to 14
is mentioned in the constitution, and it is the fundamental right of education since 2009. 2009 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कि एक फंडामेंटल राइट है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों का कि वो एजुकेशन उनको लेना ही लेना है। अगर किसी वजह से उनके घर में प्रेशर आ रहा है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो वो लड़ सकते अपने हक के लिए। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों का कंपलसरी एजुकेशन है। टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट स्टेट हेरिटेज, artifacts, monument, cultural plays, art and building. These state should protect these cultural heritage plays from distortion, robbery, transitoning, disposal and deterioration. The state should have the aim preserving the cultural and historical legacies. तो स्टेट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं, कल्चरल जो प्लेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको सही तरीके से प्रिजर्व किया जा सके। ये नहीं कि मतलब लोगों द्वारा उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना चाहिए, अगर कोई भी इसको हार्म कर रहा है तो वो पनिश किया जा सकता है। नाउ प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसीज। अभी हेल्थ पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या क्या होना चाहिए। Public wellness and hygiene should be provided along with provision for better nutrition and health amenities for the people by the state. ये होना चाहिए कि एक हाइजीनिक मतलब एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वेलनेस होना चाहिए, बेटर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, प्रोहिबिशन ऑन हार्मफुल ड्रग्स, हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स शुड बी डन बाय द स्टेट. दिस शुड बी फर्दर बैंड एज इट विल क्रिएट हेल्थ हैज़ार्ड फॉर द पब्लिक. अगर किसी तरीके से हेल्थ हैज़ार्ड हो रहा है तो इन सारी चीज़ों को स्टॉप कर देना है. ये ध्यान रखना है कोई भी ऐसा ड्रग हो, कोई भी ऐसा ड्रिंक हो, वो ना बने और ना बेचा जाए. टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट देयर बाय टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन शुड बी द पॉलिसी ऑफ द स्टेट. टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट हमें ध्यान रखना है और केयर करनी है कि एक फॉरेस्ट वेजिटेशन जो अच्छा प्रोवाइड होना चाहिए कंट्री को, स्टेट्स को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें. Hygienic environment should be maintained in the working areas of labor. They should have social and cultural development at the time of leisure. Entertainment provisions should be there to maintain mental health. These provisions should be kept in concern by the state. कि एक हाइजेनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड होना चाहिए, मेंटेन किया जाना चाहिए, और जब वो उनको सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हो, जब वो लोग आराम के टाइम पर चल रहे हैं, छुट्टी पर हैं. एंटरटेनमेंट प्रोविजन शुड बी देयर टू मेंटेन मेंटल हेल्थ. एंटरटेनमेंट प्रोविजंस भी को भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे एक एंटरटेनमेंट भी समटाइम्स जब एटमॉस्फेयर ऐसा हो तो वो मेंटल रिलैक्स हो सके, तो वो भी सारी चीज़ें होनी चाहिए. दीज प्रोविजन शुड बी केप्ट इन कंसर्न बाय द स्टेट. ये सारे प्रोविजंस रखे गए. Thus, these principles provide guidance to the state to lead toward establishment of equal, just and social order without any exploitation. ये जो प्रिंसिपल्स हमने 5 देखे, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं स्टेट को कि किस तरीके से लोगों का शोषण ना हो सके. हमें उन बातों को ध्यान में रख के पॉलिसीज को फोकस करना है. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल envisage future society. They guide us to the direction that we should go and lead us to our destination. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमें फ्यूचर का भी बताते हैं और गाइड करते हैं कि हमें क्या गेन करना है, हमारा मेन एम क्या है, उसको हम कैसे गेन कर सकते हैं, वो लीड करते हैं. द फुलफिलमेंट ऑफ सोसाइटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी विल बी टेकन केयर बाय द स्टेट. अभी सोसाइटी का जो फुलफिलमेंट है, प्रोटेक्शन है, वो स्टेट के थ्रू ध्यान में देना चाहिए. फंडामेंटल राइट्स लिमिट द स्टेट लीडरशिप वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सटेंड स्टेट लीडरशिप. फंडामेंटल राइट जो है वो लिमिट रखती है स्टेट लीडरशिप का, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये उसे एक्सटेंड करती है. फंडामेंटल राइट मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी एंड फाइनेंस इम्पार्ट एम for interrelation of democracy. There is no opposition between them. Both of them complete each other. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बिना फंडामेंटल राइट्स नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, और उसके बिना फंडामेंटल
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तब एक प्रॉपर सोसाइटी इस्टेब्लिश होगी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम समझे, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने देखा, फंडामेंटल राइट्स हमने देखा। फंडामेंटल राइट्स ये था कि हमें ये सारी चीज़ें, हमारा हक है, हमें ये अगर हमारे साथ नहीं हो रहा तो हमें लेना है। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, ये हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से एटमॉस्फेयर एक क्रिएट करना है, पॉलिसीज़ बनानी है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर समझ के होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो अच्छे से वीडियो देखिएगा। ना समझ में 2 से 3 बार और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, तो मिक्स हो रहा है। किसी तरीके का डाउट मत रखिएगा और अच्छे से अपने डाउट्स को भी क्लियर करिएगा वीडियो को 2 से 4 बार देखकर। थैंक यू।